तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिकर्सन। तो पहले डेफिनेशन वाइज देखते हैं रिकर्सन है क्या। इट इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज a technique for solving large computational problems by repeatedly applying the same procedures to reduce it to successive smaller problems। तो ये डेफिनेशन जो बोल रहा है मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कैसे ये है कि ये कहता है कि एक प्रॉब्लम जो है उसको खुद ही में अप्लाई करना है। द प्रॉब्लम नीड टू बी अप्लाइड टू इटसेल्फ एंड रिड्यूस इट्स साइज एंड फाइनली इट विल रिटर्न अस द रिजल्ट। ये कुछ ऐसे में आपको रियल लाइफ कुछ सिचुएशन से जोड़ना चाहूँगा जहाँ पे कि आपको हुबहू इसके साथ रिलेशन दिखेगा। जैसे मैं एक बात करता हूँ, आप बचपन में कभी ना कभी ये म्यूजिकल चेयर तो खेले होंगे ना। म्यूजिकल चेयर जिसमें कि चेयर्स ऐसे राउंड में रखा जाता है और नंबर ऑफ चेयर्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसके चारों तरफ घूमते हैं उससे कम रखा जाता है। बेल बजेगा या म्यूजिक बजेगा, वहाँ पे बच्चे भागना शुरू करेंगे और बेल या म्यूजिक जब एंड होता है सब अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे। जो चेयर में नहीं बैठ पाया वो गेम से बाहर। तो ये प्रोसीजर बार बार अप्लाई किया जाएगा और हर बार में एक बच्चा बाहर आएगा और एक चेयर भी बाहर निकाला जाएगा। इसी तरह से करते 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 ये जो सर्कल का सर्कल का साइज जो है छोटा होते 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 जाएगा और फाइनली एक चेयर बचेगा, दो बच्चे बचेंगे और जो बच्चा फाइनली जाके चेयर में बैठ जाएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे सर्कल का साइज छोटा कैसे होते गया ना, जितना गेम को आगे बढ़ाते गए उतना इसका साइज छोटा होते होते गया। उसी तरह और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आपने ये जो प्याज का भी देखा होगा, ऑनियन या पत्ता गोभी भी देखा होगा। वहाँ पे अगर आप उसके लेयर बाय लेयर उसको निकालते जाएंगे फाइनली वो पूरा का पूरा ऑनियन खत्म हो ही जाएगा। पत्ता गोभी का भी एक एक पत्ता निकालते जाएंगे फाइनली वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से मैं आपको मैथमेटिकल एक एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे कि कोई भी नंबर आप एक ढूंढ लीजिए, उसमें 2 से डिवाइड कीजिए। कोई भी पॉजिटिव नंबर आप निकालिए, उसको 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते जाइए जब तक कि आप उस नंबर को 0 या 1 में तब्दील ना कर दें। तो वो भी एक रिकर्सन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से बहुत सारे रिलेशन आप ढूंढ सकते हैं अपने चारों तरफ से। अभी मैं ज़्यादा बाहर की बातें ना करते हुए सीधा जाता हूँ टॉपिक पे, कैसे उसका सिंटैक्स लिखा जाएगा और प्रोग्राम किया जाएगा। अभी बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ राइटिंग ए रिकर्सन फंक्शन। देखिए सिंटैक्स कैसा रहेगा इसका, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ सिंटैक्स। मान लीजिए एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट। तो मैं ऐसे लिखूंगा DEF टेस्ट। ये फंक्शन का डेफिनेशन रहा। इसी के अंदर मैं बहुत सारे अलग स्टेटमेंट्स भी लिखूंगा और लास्ट में कभी ना कभी बीच में नहीं तो टेस्ट फंक्शन को उसके अंदर ही कॉल कर दिया। तो ऐसे रहेगा उसका सिंटैक्स। तो वही फंक्शन के अंदर उसी को फिर से कॉल किया जाए तो ये सिचुएशन को रिकर्सन कहा जाता है। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब कॉपी लेके बैठे हैं, क्वेश्चन लिखिए कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू दैट नंबर। तो इसी प्रोग्राम को मैं पहले इटरेशन में करूंगा, इस तरफ फिर से रिकर्सन में करूंगा और उसका ड्राई रन भी करके आपको दिखाऊंगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं इसी प्रोग्राम को पहले इटरेशन में करने के लिए। इटरेशन में करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसको दिखा देता हूं कैसे इसका प्रोग्राम होगा। पहले एक नंबर रिसीव कर लेते हैं n = int input और ये आके यहाँ पे रह गया। ये रहा आपका इटरेशन वाला वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। अभी मैं इसी प्रोग्राम को रिकर्सन में करने वाला हूँ। तो देखते हैं रिकर्सन में ये कैसे होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए
मैंने n का वैल्यू यहाँ इनपुट लिया है 5, ठीक है। तो 5 हमने यहाँ से भेजा फाइंड सम फंक्शन में, और ये गया यहाँ पे रिसीव हुआ 5, और फॉर लूप में मैंने चलाया फॉर i इन द रेंज 5 + 1 6 तक, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वैल्यू जो है एक ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि ये 5 तक सम निकाल पाए। ये 5 पे जाके अटक जाएगा, 6 तक नहीं जाएगा। तो s का वैल्यू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होके फाइनली सम निकाल के रिटर्न s कर देगा, जो कि RES में स्टोर होके प्रिंट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल टेक्निक है, आप क्लास 11th में किए होंगे। अभी इसी टेक्निक को रिकर्सन में करके देखते हैं। रिकर्सन में देखिए ये क्या होता है। मान लीजिए यहाँ भी हमने 5 इनपुट लिया, तो 5 को फाइंड सम फंक्शन में भेजा गया, तो फाइंड सम में यहाँ 5 गया, तो ये जाएगा सीधा यहाँ से होते 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 यहाँ पे रिसीव होगा आपका, और यहाँ से होते हुए जाके यहाँ पे 5 रिसीव हुआ, और यहाँ पे फिर ये फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए 5 को कंपेयर किया जाएगा 1 में, 1 में कंपेयर नहीं होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। फिर एल्स पार्ट में जब आएंगे रिटर्न का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू अभी है 5, फाइंड सम 5 - 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 1 होके 4। तो ये ड्राई रन मैं अभी साइड में लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ एक हिस्सा बना के 5 + फाइंड सम 4। तो अभी देख रहे हैं आप 5 का वैल्यू 4 हो गया, एक घट के, तो फाइंड सम फंक्शन को 4 से फिर से कॉल किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। उसी फंक्शन के अंदर उसी को फिर से अलग वैल्यू से कॉल किया गया, उसका साइज कम करके 4, अभी 5 कट के 4 आया, यहाँ पे n का वैल्यू 4 हुआ, यहाँ भी फिर से फॉल्स हुआ, तो ये अभी 5 नहीं बल्कि 4 हो जाएगा। और फाइंड सम के अंदर 4 - 1 होके ये आ जाएगा अभी 3। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो अभी पुराना वैल्यू था, पुराना फंक्शन कॉल का 5 प्लस अभी क्या आ जाएगा नया वैल्यू, ये पूरा सा, दैट इज 4 प्लस फाइंड सम, ये आ जाएगा 3। अभी जो ये 3 के साथ फिर से कॉल किया जाएगा, 3 जब गया यहाँ पे, 3 जब जाएगा यहाँ से कॉल होके, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा, और रिटर्न में 4 की जगह आ जाएगा 3, और ये 3 - 1 होके आ जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आप देखिए पुराना स्टेप का वैल्यू क्या क्या था 5 + 4। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ फाइंड सम 3 कॉल हुआ, तो इसकी जगह आता है ये 3 + फाइंड सम ब्रैकेट में 2, समझ रहे हैं आप। तो अभी 2 से कॉल किया गया, तो 3 की जगह आ जाएगा 2, और ये इफ n = 1, ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे 3 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये जो है 2 - 1 होके यहाँ पे आ जाएगा 1। तो पुराना स्टेप का वैल्यू जो है 5 + 3 + 4 + 3 इतना आ जाएगा। अभी फाइंड सम 2 की जगह आएगा 2 + फाइंड सम ब्रैकेट में 1। अभी 1 के साथ कॉल किया जाएगा, तो ये अभी यहाँ सेटिस्फाई हो गया इफ वाला कंडीशन, यहाँ पे 1 = 1 हो गए, रिटर्न 1 गया। तो ये आखिरी स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे और रिकर्सन कॉल नहीं हो रहा, देखिए ये रिटर्न हो जा रहा है 1, तो इस जगह पे ये रिटर्न हो जा रहा है 1। बाकी पुरानी वैल्यू जैसे थे वैसे रहेंगे, 5 + 3 + 2, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो ये रहा पुराने स्टेप का वैल्यू, और ये लास्ट स्टेप जो है फाइंड रिकर्सन कॉल का, उसका वैल्यू आ गया 1। तो ये फाइनल टोटल आपका बनता है 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 दैट इज इक्वल टू 15। इसी तरह से ये आ गया आपका फाइनल आंसर, जो कि यहाँ से रिटर्न होने के बाद यहाँ पे रिसीव हो जाएगा 15, और RES में शो होगा 15, प्रिंट हो जाएगा 15। तो इसका आउटपुट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा। इसी क्वेश्चन में गौर करने वाली 2 बात है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कोई भी रिकर्सन प्रोग्राम करते वक्त। ये है कि यहाँ पे ये चीज देखिए, एक यहाँ पे ये वाला चीज देखिए, ये वाला चीज इसको कहते हैं बेस केस, इसको कहते हैं बेस केस, क्योंकि यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बेस केस वो केस है जहाँ की इजीली आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है
फाइनली, और वहां पे जाके प्रॉब्लम खत्म होता है। ये रहा बेस केस, और उसके नीचे ये जो एल्स पार्ट में है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं आपका रिकर्सिव स्टेप। रिकर्सिव स्टेप क्या होता है ना, वो स्टेप होता है जिसके जरिए कि रिकर्सन अप्लाई किया जाता है, जहां पे कि प्रॉब्लम का साइज को वन बाय वन छोटा करते जाते हैं। रिकर्सिवली उसी फंक्शन को बार बार उसी स्टेप से कॉल जाता है, और कॉल जाते जाते आप देखिए जो स्टेप्स आता है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया है नीचे। और फाइनली ये जो है लास्ट स्टेप में बेस केस में जाके कन्वर्ज हो जाता है, और प्रॉब्लम वहां पे फिनिश हो जाता है। तो रिकर्सिव स्टेप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम का टाइप जो साइज है, प्रॉब्लम का जो साइज है उसको वन बाय वन रिड्यूस करता है, और फाइनली पहुंचा देता है बेस केस में, जहां पे कि ये फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज हाउ ए रिकर्सिव प्रोग्राम इज बीइंग डिजाइन। तो इसी स्टाइल पे और एक प्रोग्राम करेंगे। लिखिए क्वेश्चन आप, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर and find its factorial using recursion. Write a program to enter any positive integer from the user and find its factorial using recursion. अभी इसको करते हैं, फटाफट मिटा देते हैं बोर्ड को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना होगा। मान लीजिए यहां मैं ले रहा हूं n इज इक्वल टू इंट इनपुट, ये रहा आपका प्रोग्राम। अभी इसको ड्राई रन करते हैं। सपोज हमने n का वैल्यू 5 एंटर किया है, ठीक है। तो अभी फैक्ट फंक्शन में हमने 5 भेजा, तो यहाँ से सीधा गया यहाँ पे 5। अभी ड्राई रन करते हैं, 5 इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ 5 इंटू फैक्ट 4, तो 5 इंटू फैक्ट, जिसका कि ब्रैकेट में हो जाएगा वैल्यू 4। तो 4 से इसको फिर से कॉल किया गया है, 4 फिर से यहाँ चेक होगा, यहाँ तो फॉल्स हो गया, तो रिटर्न यहाँ क्या आएगा, पुराना स्टेप का वैल्यू जो है 5 की जगह 4 हो जाएगा। ये अभी 4 माइनस 1 होके 3 हो जाएगा। तो अभी 5 इंटू उसके बाद फैक्ट जो कॉल हुआ था, इसकी जगह ये पूरा आ जाएगा। द होल वैल्यू विल कन्वर्ज हियर 4 इंटू फैक्ट 3। अभी वैल्यू 3 हो गया, तो 3 से जब कॉल होगा, यहाँ पे फिर से ये फॉल्स हुआ, और इसका वैल्यू जो है 4 से हट के 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 होके 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट 3 की जगह आ जाएगा ये पूरा चीज, 3 इंटू फैक्ट ब्रैकेट में 2। देख रहे हैं आप, बिल्कुल। और एक स्टेप बस बाकी है, 2 का वैल्यू यहाँ पे आया, 2 से अभी कॉल होगा तो n का वैल्यू होगा 2, ये 2 माइनस 1 होके ये आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे पुराने स्टेप का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्ट 2 इंटू फैक्ट 1। अभी जब n का वैल्यू 1 रहा यहाँ पे, तो यहाँ लास्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 इक्वल टू 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा कि ये जो पार्ट है इसके जगह पे आ जाएगा, बिल्कुल ये रिटर्न हो जाएगा 1। तो ये रहेगा इसका फाइनल स्टेप, ये रहा इसका बेस केस, ये था रिकर्सिव स्टेप, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। अभी इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आएगा कितना, 5 4 20, 20 इंटू 2 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120। तो ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होने के बाद ये पार्ट में आके 120 रिसीव हुआ, और इसमें रिसीव होगा 120, प्रिंट हो जाएगा 120। इसका भी आउटपुट आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। तो आशा करता हूँ ये दो जो एग्जाम्पल मैंने किया, आपको टिट बाय बिट मैंने जो आउटपुट निकाल के यहाँ पे समझाया, उसका ड्राई रन करके समझाया, आपको पूरा समझ में आया होगा।
अभी चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा कुछ और पहलुओं की रिकर्सन के। चलिए देखते हैं। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकर्सन की। रिकर्सन एक्चुअली होता है दो टाइप का। नंबर 1 है डायरेक्ट रिकर्सन। नंबर 2 है आपका इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है? डायरेक्ट रिकर्सन है जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एक फंक्शन अपने आप को खुद अपनी बॉडी के अंदर कॉल करे और रिड्यूस करते करते खत्म करे, वो होता है डायरेक्ट रिकर्सन। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए एक फंक्शन है टेस्ट बोल के, जो कि अपने आप को खुद ऐसे ही कॉल करे अपने बॉडी के अंदर, तो ये हो गया डायरेक्ट रिकर्सन। ये खुद ही खुद को कॉल कर लेगा, ये कॉल करके खुद के पास ही जाएगा और वैसे ही चलेगा रिकर्सन, फाइनली एंड होगा प्रॉब्लम। ये होता है डायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है? ना एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा और वो दूसरा फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर पहले फंक्शन को कॉल करेगा जिसने उसको कॉल किया था। देखिए ये एग्जांपल इनडायरेक्ट का, मान लीजिए DEF मैंने लिखा test1, ये एक फंक्शन रहा, इसके बॉडी के अंदर मैं test2 को कॉल करूंगा। अभी test2 का बॉडी पार्ट लिखूंगा, जिसके अंदर की test1 को कॉल कर दिया। देख रहे हैं आप कैसे लिंक है ये? test1 बोल के एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल किया, फिर जब दूसरे फंक्शन के बॉडी पार्ट में गए, जिसने उसको कॉल किया था पहले उसको ही कॉल हुआ है। तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो खुद को ही कॉल कर रहा है, मगर वाया मीडिया अदर्स। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट रिकर्सन हो सकता है, और एक तरह के भी हो सकता है इनडायरेक्ट रिकर्सन। जैसे कि देखिए DEF फन, इसके अंदर मैं लिखूंगा fun1, DEF fun1, जिसके अंदर लिखूंगा fun2, फिर DEF fun2, जिसके अंदर रखेंगे fun3, और इसके अंदर अभी और एक जगह है, यहाँ पे मैं लिखूंगा DEF fun3, जिसके अंदर मैं कॉल करूंगा फन को। तो ये क्या होगा ना, फन फंक्शन को ही फिर से यहाँ से कॉल हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है ना, fun1 के गए हम fun1 में, fun2 जब कॉल हुआ fun2 में गए, फिर fun3 जब कॉल हुआ fun3 में गए, और फाइनली fun3 जो है फन को ही कॉल कर दिया तो ऊपर आ जाए। तो ये है, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट रिकर्सन होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन को हम डिफाइन करेंगे। आप कैसे भी प्रोग्राम करें रिकर्सन में, आपको एक चीज याद रखनी है, ये कभी भी इनडेफिनेट टाइम तक नहीं चलना चाहिए, ये कभी ना कभी फिनिश होनी चाहिए। अगर ऐसा चला तो वो सेंसिबल कोड नहीं माना जाएगा। तो चलिए सेंसिबल कोड क्या होता है वो देख लेते हैं अभी। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैंने एक रिकर्सिव कोड लिखा है और इसमें हम बात करेंगे सेंसिबल है या नहीं है। जैसे कि देखिए आप टेस्ट बोल के एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके बाद एक test1 बोल के एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। test1 जब कॉल किया हम इधर आए, test1 के अंदर और एक प्रिंट स्टेटमेंट है कोडशाला बोल के, उसके प्रिंट करने के बाद ये फिर से टेस्ट फंक्शन को कॉल कर दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिपीटेडली पहले प्रिंट करेगा रिकर्सन, फिर आएगा कोडशाला, फिर जाएगा टेस्ट फंक्शन में, फिर प्रिंट करेगा रिकर्सन, फिर इधर test1 में आएगा, फिर से कोडशाला। तो ये क्या होगा ना, रिपीटेडली प्रिंट, ऐसे ही ये दो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करते रहेगा और कभी एंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एरर आएगा आपका, इसका लिखेगा कि मैक्सिमम ये वाला एरर आएगा, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीडेड। इसका मतलब ये होता है कि रिकर्सन बहुत बार ऐसे चलेगा, अगर इन्फिनिट टाइम तक चलेगा तो वो एरर है, वो सही कोड नहीं है। जैसे कि आप इन्फिनिट लूप बनाते हैं, याद कीजिए आप 11 में क्या करते थे, फॉर लूप या वाइल लूप को चलाते वक्त अगर वो इन्फिनिट टाइम तक चलता रहे तो उसको सही कोड नहीं, उसको एरर ही माना जाता था। यहाँ भी वही चीज़ हो सकता है, यहाँ भी इसको इन्फिनिट टाइम तक चलने वाला अगर रिकर्सन बना देंगे तो ये एरर देगा आपको ऐसा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप जब भी कोड कर रहे हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ही बेस केस डिजाइन करना चाहिए जहाँ पे आके प्रोग्राम खत्म हो जाए। दैट इज व्हाट ए एक्चुअल रिकर्सन कोड मीन्स। अभी इसके साथ मैंने
रिकर्सन के जितने थ्योरी पार्ट था उसको खत्म कर लिया। अभी चलते हैं एक कुछ 4-5 छोटे मोटे क्वेश्चंस जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है रिकर्सन के बुक में दिया गया है, तो उसको कर लेते हैं ताकि आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाए रिकर्सन के ऊपर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रोग्राम्स पूरा सॉल्व करूंगा आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए बिना किसी देर किए चलते हैं उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। तो ए बी सी 3 क्वेश्चन से और भी 2 क्वेश्चन से इसके बात करेंगे। एक क्वेश्चन में देखिए प्रिंट बोल के एक फंक्शन है जिसमें कि ch फंक्शन को ch वैल्यू को भेजा गया है, ch को चेक किया गया स्पेस के साथ इक्वल है या नॉट इक्वल टू है, उसके बाद प्रिंट फंक्शन को फिर से कॉल किया गया। क्या ये सच में प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है? यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, इस p को देखिए, इस p को देखिए, क्या ये दोनों सेम है? ये वाला कैपिटल P है, ये वाला स्मॉल p है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये रिकर्सन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट ए रिकर्सन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, RECU रिकर बोल के एक फंक्शन है जिसमें p भेजा गया, p को कंपेयर किया गया 0 के साथ, फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट, फिर रिकर फंक्शन को यहाँ कॉल किया गया। देखिए नेम बाय नेम ये और ये मैच कीजिए आप, दोनों अगर मैच हो रहा है तो ये रिकर्सिव फंक्शन है। तीसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे रिकर p भेजा गया, p को कंपेयर किया, प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, एल्स पार्ट में p को रेड्यूस किया गया, फिर रिकर 1 को कॉल किया गया। फिर रिकर 1 के अंदर अगर जाए तो यहाँ पे कहीं रिकर को कॉल किया गया है? नहीं किया गया, तो ये फंक्शन के अंदर रिकर 1 को कॉल किया गया, फिर रिकर 1 के अंदर रिकर को तो कॉल नहीं किया गया, तो ये कहीं भी लग नहीं रहा कि ये इनडायरेक्ट रिकर्सन हो पाएगा। अगर हो सकता था अगर इस फंक्शन को इसके अंदर कहीं भी कॉल किया जाए, तो ये नहीं होगा। अभी चलते हैं बाकी 2 क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अभी चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें चेक नाम से एक फंक्शन है जिसमें c भेजा गया है, फिर मैट बोल के एक फंक्शन को कॉल किया गया, मैट फंक्शन उसके नीचे लिखा हुआ है, उसके अंदर d भेजा गया, c+1 जो है यहाँ d में रिसीव हुआ, फिर चेक फंक्शन को फिर से कॉल किया गया। तो यहाँ देखिए चेक के अंदर मैट, मैट के अंदर चेक, ये क्लासिक एग्जांपल है आपका कौन सा टाइप का? इनडायरेक्ट रिकर्सन का, तो ये होगा रिकर्सन फंक्शन। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे PRN बोल के एक फंक्शन है जिसमें कि n भेजा गया, फिर n को मैच किया गया 1 के साथ, रिटर्न किया गया, उसके बाद एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट में प्रिंट स्टेटमेंट है, PRN फंक्शन फिर से कॉल हुआ है। देखिए यही फंक्शन यहाँ पे फिर से कॉल हुआ है दूसरे वैल्यू के साथ, तो ये वाला रिकर्सन होगा क्योंकि सेम फंक्शन इज कॉल्ड विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, तो ये होगा रिकर्सन। तो ये थे 5 क्वेश्चंस जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा रिकर्सन वाला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो मैं अगले वीडियो में आपको क्या करूंगा ना, 4-5 अच्छे प्रोग्राम्स जो रिकर्सन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनको करूंगा एक और वीडियो में, जो कि आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका बना देगा कि रिकर्सन में प्रोग्राम किया कैसे जाता है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।